नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है जिसमें हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कल जो है इंट्रोडक्शन हो चुकी थी, ठीक है। आज जो है हम उसके आगे करते हैं। तो आज करते हैं जो आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है, ठीक है। आर्थिक ये तो आप लोग समझते भी होंगे, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनका उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है, ठीक है। जिनका उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है, ठीक है। उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो लिख लो इसका। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, धन कमाना होता है, ठीक है। परिभाषा बहुत आसान है, आप लोग समझ भी गए होंगे। क्या इसका जो उदाहरण आ जाएंगे वो यही आता है, व्यापारी, ठीक है। व्यापारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है, ठीक है। धन अर्जित करना होता है। वो ये नहीं देखता है कि इसको कितना बेनिफिट हो रहा है ना, किसको कितना नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही लाभ देखता है, ठीक है। व्यापारी हो गया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे क्या जो आप लोग अभी टीजीटी जेबीटी वाले हैं और कॉम्पिटिटिव वाले जो भी है ना, आप सरकारी जॉब लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आप लोग किस वर्ग में आएंगे, इस आर्थिक क्रियाओं में आएंगे या अनार्थिक क्रियाओं में आएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नहीं, आर्थिक में ही आएंगे, ठीक है। व्यापारी, शिक्षक या सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो सारा का सारा आर्थिक क्रियाओं में ही आता है, ठीक है। शिक्षक, ठीक है। ये जो है क्या है, उदाहरण है किनके, आर्थिक क्रियाओं के। याद रखना, प्रश्न आप लोगों को इनमें से ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल पकड़ेंगे और उससे पूछा जाएगा कि ये जो है किस क्रिया में आता है, आर्थिक क्रिया में या अनार्थिक क्रिया में, समझ गए। तो इन एग्जाम्पल को समझने के लिए आप लोगों को परिभाषा का जो है ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। समझ आ गया इतना। यदि कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है तो बता देंगे, ठीक। लाभ कमाना होता है, धन कमाना होता है, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आर्थिक क्रियाओं में आ जाएंगे, समझ गए। चाहे वो निजी क्षेत्र से हो चाहे सरकारी क्षेत्र से हो, समझ रहे इतना। अब बात करेंगे जो है अनार्थिक क्रियाओं की। अनार्थिक क्रियाएं, हेडिंग दीजिए अनार्थिक क्रियाएं। अब सिंपल सी बात है, अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या नहीं होता है, धन अर्जित करना नहीं होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। लाभ कमाना ना होता है या धन अर्जित करना नहीं होता है, वे क्रियाएं क्या कहलाएंगी, अनार्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य, लिखते जाओ साथ साथ में ना, ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया समझ आ गई है क्या। जनसेवा में जो है आपकी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। समझ गए। कोई और एग्जांपल, धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, बिल्कुल। एनजीओ जितने भी हमारे जो चलते हैं ना, संघ वगैरह चलते हैं, वो सारे के सारे जो है किसमें आ जाएंगे, अनार्थिक क्रियाओं में आ जाएंगे। तो क्या ऑल ओवर कहने का मतलब ये है, आप लोग समझ गए ना इसको, ठीक है। परिभाषा समझ गए तो एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक
है, तो सारे के सारे बस ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं हमारी, वो सारी की सारी अनार्थिक क्रियाओं में आ जाती है। संघ हो गए हमारे, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? अनार्थिक क्रियाओं में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, या जैव विविधता, वो किस क्रिया में आएगी? आर्थिक में या अनार्थिक में? अनार्थिक में आएगी। ठीक है, ओके, समझ गए? क्लियर है? चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम जो है अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं। हेडिंग लीजिए अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो परंपरागत रूप से जो है अर्थशास्त्र की 2 शाखा है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। पहली समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, लग गया पता? सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है, अब बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, और इसका प्रतिपादन जो है किसके द्वारा कब किया गया, यह भी हम जानकारी लेते हैं। तो लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है या वह अर्थशास्त्र है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिसमें जो है, किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो अर्थव्यवस्था में समस्याएं पाई जाती है, ठीक है, उनका अध्ययन जो है किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समझ गए? इतना क्लियर है? परिभाषा लग गया पता? अब क्वेश्चन ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली समस्याओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है या किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्लियर इतना? ठीक। अगला जो पॉइंट रहता है इसका वो ये रहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक जो है क्या समग्र अध्ययन करता है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन जो है किस शाखा में किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लिख लो इसको भी। उसमें जो है अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब वही फिर से, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, ठीक है, जो भी समस्याएं आती हैं वो सारी की सारी जो है इस समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही उनका सॉल्यूशन किया जाता है। क्लियर है? ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये सीधा सीधा पेपर में पूछे जाते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन पुट किया जाएगा और आंसर जो है आप लोगों का इस तरह से रहता है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ गए? अब बात करेंगे हम जो है जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें किन किन सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जो समष्टि अर्थशास्त्र में रखे गए हैं? अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले सिद्धांत में अध्ययन किए जाने वाले सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग दे दी, लिख लिया? तो अब इनको लिख लीजिए। जो सिद्धांत है जो समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा जो है किन किन सिद्धांतों पर फोकस किया जाता है, तो वो ये है। पहला राष्ट्रीय आय, वो किसी भी देश की हो सकती है। ठीक है, दूसरा बेरोजगारी, किसी भी देश में हो सकती है। तीसरा मुद्रा, किसी भी देश की हो सकती है। और मुद्रास्फीति, ये भी जो है किसी भी देश में मुद्रास्फीति आ सकती है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। समझ गए? ठीक है, ये जितने भी हमारे सिद्धांत है ना, इन सबको बारी बारी से आगे जाकर के हम एक एक को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय क्या होती है ये भी जानेंगे, बेरोजगारी क्या होती है ये भी जानेंगे, मुद्रा क्या होती है ये भी जानेंगे,
मुद्रा कितने प्रकार की होती है ये भी जानेंगे, मुद्रास्फीति क्या होती है, कैसे आती है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या लाभ होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं ये भी जानेंगे, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब जो है आगे लिखिए आप, ये जो समष्टि अर्थशास्त्र था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो एडम स्मिथ आप लोगों को पता है, इसका जनक माना जाता है। ठीक है, जब अर्थशास्त्र उसने बना दिया था, किताब लिख दी थी, तो इसको दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, दो शाखाएं क्यों बनाई, समष्टि और व्यष्टि क्यों बनाया, क्या कारण था। देखो क्या था, इनको अलग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1930 का जो दशक था उस समय पूरा विश्व जो एक महामंदी से गुजर रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, पूरे विश्व में जो है मंदी का दौर आ गया था, तो उस मंदी से उभरने के लिए जो है क्या किया गया, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया। अब जब अध्ययन किया गया जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, उसका अध्ययन किया गया, तो उसमें जो है क्या हो रहा था, जैसे कि स्कलानी ने बोला कि बोझ पड़ा हुआ था, अर्थात बहुत सी चीजें थी उसमें, है ना, उससे स्पष्ट तौर पर जो है क्या नहीं निकल रहा था, उस मंदी का इलाज नहीं निकल रहा था। इसलिए क्या आया, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था जिसका नाम जॉन मेनार्ड कीन्स है। ठीक है, उसने जो है एक किताब लिखी। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है उसने फिर इस समष्टि अर्थशास्त्र का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, महामंदी के कारण। ठीक है, विश्व जो है क्या कर रहा था, महामंदी के दौर से गुजर रहा था, तो जिसकी वजह से जो है फिर अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है। ठीक है, तो चलो लिखिए, फिर लिखिए समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा वर्ष 1930 में आई महामंदी से निपटने के लिए इसका प्रतिपादन किया गया, इसका प्रतिपादन किया गया, मतलब एक ब्रांच के रूप में, एक शाखा के रूप में इसको अलग किया गया। अच्छा, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो है गूगल से सर्च करना तो कर लेना, नहीं करना तो आपकी मर्जी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो जॉन मेनार्ड कीन्स था उसकी पुस्तक का नाम आप लोगों ने कल याद करके भी आना है और मुझे बताना भी है, समझ गए। ठीक है, ओके, तो चलिए अब बात करते हैं जो है हम अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा जो है उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का लग गया ना पता, सिद्धांत का, कौन कौन से सिद्धांत, इन सिद्धांतों को आप लोगों ने जो है याद करके रखना है, रट के रखो, चाहे आप जो मर्जी वो करो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है किस में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है वो किस में आती है, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए लिखे व्यष्टि अर्थशास्त्र।
व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो व्यष्टि ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर जो है क्या अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली आर्थिक समस्याओं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर्थिक समस्याएं है ना, ठीक है, पाई जाने वाली समस्याओं या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि एक जो व्यक्ति है, चाहे पूरा समाज हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे पूरा राज्य हो, ठीक है, एक व्यक्ति की भी बाजार की वही समस्याएं हैं जो एक राज्य की हो सकती है, जो एक देश की हो सकती है, ठीक है, या दो देशों की हो सकती है। समझ रहे आप? तो इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है बड़े बड़े जो चीजें होती है उनका अध्ययन करते हैं। देखो किसी देश की राष्ट्रीय आय में समस्या आ गई, ठीक है, किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से घटाना है, घटाएंगे तो क्यों, बढ़ाना ही है, ठीक है, तो वो उसके बारे में जो है हम जानकारी लेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, समस्याओं का हल ढूंढेंगे। लेकिन उस राष्ट्रीय आय में जो है हम प्रत्येक व्यक्ति को नहीं ले सकते हैं। समझ रहे आप? समझ आ रही है? तो इस जो अब देखो राष्ट्रीय आय में समस्या है, समष्टि में मिल जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति की समस्या है ना, एक व्यक्ति की जो समस्या है, बाजार से संबंधित समस्या है, उसका अध्ययन, उन समस्याओं का समाधान हमें किसमें मिलेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा। ग्राउंड यानी कि जमीनी स्तर पर जो समस्या का समाधान करने के लिए जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और ऊपरी स्तर पर जो समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र है। समझ रहे इतना? समझ गए? ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल जो है क्या हो गए, एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, एक व्यापारी भी हो सकता है। अब उसको क्या, व्यापारी को क्या समस्या है, बाजार से संबंधित, ठीक है, कीमत से संबंधित, मांग से संबंधित, पूर्ति से संबंधित। एक राज्य भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है, ठीक है, एक फर्म भी हो सकती है, ठीक है, और एक उद्योग भी हो सकता है, ठीक है, कि किसको क्या समस्या है। समझ रहे? तो इन सब समस्याओं का समाधान हमें किस में मिलेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा। अच्छा चलो आप मुझे बताइए, एक जो है उपभोक्ता है, ठीक है, और एक उद्यमी है। एक उपभोक्ता है, एक उद्यमी है, दोनों की समस्याएं, ठीक है, दोनों की क्या है, आर्थिक समस्याएं हैं। तो उन दोनों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सॉरी समाधान जो है हमें किस अर्थशास्त्र में मिलेगा, व्यष्टि में या समष्टि में? व्यष्टि में। अब मुझे बताइए उपभोक्ता और उद्यमी में क्या डिफरेंस है, और व्यष्टि में ही क्यों मिलेगा, समष्टि में क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, उद्यमी क्या होता है, जो उत्पादन करता है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो उद्यमी कहलाता है, ठीक है, और जो व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, खा पी रहा है, ठीक है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। समझ गए? तो क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, उपभोक्ता उद्यमी ना होकर के जो है व्यक्ति व्यापारी हो सकता है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? चलिए तो ठीक है। अब जो है इसके सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेंगे हम, जो है इसमें मुख्यतः किन किन सिद्धांतों पर कार्य किया जाता है। तो हेडिंग दीजिए सिद्धांत।
निर्धारण, यार देख लेना इधर ना, क्या बोलता है अपना, मात्रा मुद्राएं देख लेना ना, गलत हो सकती है। कर दिया, नोट कर दिया। चौथा लिखिए, सॉरी पांचवा लिखिए आप जो है, बाजार और उद्यमी के मध्य, उद्यमी के मध्य मांग और पूर्ति का निर्धारण, मांग और पूर्ति का निर्धारण करना, मांग और पूर्ति का निर्धारण करना। ठीक है, तो ये प्रमुख सिद्धांत है किसके, व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के मध्य, जो मैंने कहा ना, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक राज्य भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है। ठीक है, सारे के सारे इन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत निहित है या आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी मांग और पूर्ति को भी पढ़ेंगे, बाजार को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कीमत निर्धारण ये भी पढ़ेंगे। उद्यमी और उपभोक्ता के बीच में जो है कीमत का निर्धारण होता है या समन्वय स्थापित होता है, उसके बारे में भी जानकारी। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज जो पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।